ठान लगा दी और दोनों का एक ही मकसद था कि दूसरे कंट्री से आगे रहना। शुरुआती तबकों में रशिया हमेशा आगे रहा। जैसे 1957 में रशिया ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के आसपास घुमाया, स्पुतनिक नाम का वो सैटेलाइट था। अमेरिका ने उसके अगले ही साल अपना पहला सैटेलाइट भेजा। जस्ट स्पुतनिक के लॉन्च होने के एक ही साल में अमेरिका और रशिया दोनों ने मून को टारगेट करना शुरू किया। मून अर्थ से काफी नजदीक है। दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आप देखें जैसे सन है या अदर प्लैनेट्स है या और भी कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनकी कंपेयर में आप मून को देखेंगे तो वो हमसे बाकी सारे जो बॉडीज हैं उससे काफी नजदीक है। तो वहां पहुंचना दूसरे ग्रहों या तारों तक पहुंचने से काफी सरल है। इसलिए पहला जो अटेम्प्ट हुआ 1958 में जस्ट स्पुतनिक के लॉन्च होने के एक ही साल बाद अमेरिकन एजेंसी ने अमेरिका ने किया। उन्होंने पायोनियर 0 नाम का एक सैटेलाइट मून की तरफ भेजा। हालांकि वो मिशन फेल रहा, रॉकेट ने सैटेलाइट को ठीक से लॉन्च ही नहीं कर पाया और उसकी वजह से वो फेल रहा। उसके बाद कंटिन्यूअस 10 अटेम्प्ट्स हुए अमेरिका और रशिया की तरफ से, जो 10 फेल रहे। उसमें से 9 अटेम्प्ट तो ऐसे फेल रहे कि वो सैटेलाइट प्रॉपरली लॉन्च ही नहीं हो पाया। एक अटेम्प्ट ऐसा था जिसमें सैटेलाइट लॉन्च भी हुआ, मून की तरफ गया भी, बट वो मून के नजदीक जितना जाना चाहिए था, जो उसका जो प्लान ट्रेजेक्टरी थी उस पे वो जा नहीं पाया और बीच से ही उसने अपना रास्ता बदल दिया और मून से काफी दूर से निकल गया। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो मून के तरफ गया, बट वो जो प्लान था उसके हिसाब से वो नहीं चल पाया और उसके ऊपर जो कैमरा थे, जो दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट थे, वो भी कुछ डेटा नहीं भेज पाए, तो वो मिशन को भी फेल माना गया। आखिर में 1959 में, अब आप देखिए 1958 में पहला एफर्ट हुआ और 1955 में पहला सफल प्रयोग हुआ। इसके बीच में 10 सैटेलाइट लॉन्च हुए थे। एक ही साल में 10 सैटेलाइट दोनों कंट्रीज ने मिलकर भेजे। कितनी कितनी होड़ लगी होगी दोनों में चंद्र तक पहुंचने के लिए। 14 सितंबर 1959 को ल्यूना 2 नाम का एक जो स्पेस प्रोब था वो रशिया ने सक्सेसफुली मून की तरफ भेजा। यहाँ पे आप रॉकेट का ऊपरी हिस्सा देख सकते हैं जिसके अंदर ये जो स्फीयरिकल शेप है वो एक्चुअली रॉकेट, ये वो स्पेस प्रोब है ल्यूना 2 जो सैटेलाइट है जो मून की तरफ गया। ये मून के ऊपर जाके गिरा। हालांकि ये जो गिरने की जो प्रोसेस थी वो इम्पैक्ट थी, वो प्री प्लान्ड इम्पैक्ट थी, उसको एक्चुअली गिरना ही था। वो गिरा और वो पहला ऐसा मानव कृत्य बॉडी बना जो मून के ऊपर पहुंचा हो, मून की सतह तक पहुंचा हो। उसके तुरंत बाद ल्यूना 2 नाम का दूसरा एक रशियन सैटेलाइट था जो एक महीने के अंदर ही अगेन चांद तक पहुंचा। यहाँ पे मैंने उसका एक पिक्चर दिखाया है। तो उसका काम मून के ऊपर गिरना नहीं था, मून की पीछे की तरफ जाके मून की वो पीछे वाली सतह जो हम कभी देख नहीं पाते उसका फोटो लेके भेजना था। अब फोटो लेके भेजना आज के जमाने में बहुत इजी हो गया है। हम कहीं भी कोई भी मोबाइल का फोटो लेके कोई भी सोशल मीडिया में विद इन अ सेकंड भेज सकते हैं। बट ये जो बात है वो 1959 की है। उस टाइम पे ना ही इतने सेंसिटिव कैमरा थे, ना ही इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी कि इमेज को प्रॉपरली ट्रांसफर कर पाए। तो आप देख सकते हैं कि ये मून के पीछे की सतह की जो पहली इमेज है ये आप देख रहे हैं, ये रियल इमेज ल्यूना 3 ने भेजी है, जिसमें आप देख सकते हैं काफी नॉइजी इमेज है, फिर भी आपको ब्लैक, व्हाइट और ग्रे स्पॉट्स दिख रहे हैं। इसको हम कंपेयर करेंगे आज की आधुनिक इमेज से। तो देखिए ल्यूना 3 की इमेज 2009 में जो एक ल्यूनार रिकनेसेंस ऑर्बिटर ने जो इमेज ली है उससे कंपेयर करेंगे। क्लैरिटी वाइज दोनों में बहुत डिफरेंस है, बट आप फीचर वाइज देखेंगे तो ये इमेज ने भी वही डार्क रीजियंस क्लियरली हाईलाइट करके दिखाए थे जो आज हमें पता है। तो ल्यूना 2 और ल्यूना 3 की सक्सेस से, ये दो रशियन सैटेलाइट की सक्सेस से हमने चंद्र युग में कदम रखा, मून एज में हम पहुंचे।
इसके बाद भी दोनों देश लगे रहे, चांद के ऊपर अलग अलग टाइप के मिशन भेजते रहे, जिसमें से काफी फेल्यूर्स हुए। काफी सारी फेल्यूर के बाद अमेरिका आखिर में 30 जुलाई 1964 को अपना पहला सैटेलाइट प्रॉपरली चांद की तरफ भेज पाया, और उसके 2 ही साल में पहली बार रशिया ने मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग किया। इससे पहले जो एफर्ट्स हुए थे वो हार्ड लैंडिंग के थे, या तो इम्पैक्ट के थे, हार्ड इम्पैक्ट के थे, जिसमें कोई भी सैटेलाइट या तो उसका प्रोब होता था वो जोर से धमाके से गिरता था। बट मून की सतह पे एकदम सेफली सॉफ्टली लैंड करना, पहुंचना और फिर भी सलामत रहना, ये एफर्ट सक्सेस हुआ 1966 में। याद रखिए 1961 में ही अमेरिकन डिसाइड कर चुके थे कि हम अगले एक दायके में, अगले 10 साल में मून के ऊपर पैर रखेंगे। तो ये 1964, 66 ये ऐसा टाइम था जब अमेरिका और रशिया मून के ऊपर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए एफर्ट्स कर रहे थे, और दोनों में होड़ लगी हुई थी कि कौन अपना पहला एस्ट्रोनॉट चांद के ऊपर भेज पाए। आखिर में अमेरिका रशिया से काफी पीछे रहने के बाद चांद पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहा था। अपोलो नाम के मिशन की सीरीज अमेरिका ने शुरू की, जिसका मकसद यही था कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को मून पे पहुंचाना। तो उसमें जो एक बड़ा माइलस्टोन था वो अपोलो 8 का था, जिसमें अमेरिकी अवकाश यात्री मून की तरफ गए। वो अवकाशयान है वो मून की तरफ जाके उसकी ऑर्बिट में भी गया, और वहां पे वो मून से काफी नजदीक भी गया। हालांकि उसने मून पे लैंडिंग नहीं की, बट मून के आजू बाजू 10 चक्कर काटे, 10 ऑर्बिट कंप्लीट की, और उसके बाद वो वापस अर्थ की तरफ आया। तो वहां पे अमेरिका ने सिद्ध कर दिया कि वो मून तक पहुंच सकता है, एस्ट्रोनॉट के साथ, इंसानों के साथ मून तक पहुंच सकता है। अब एक ही कदम बाकी था, मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करना, जो कि अपोलो 11 के द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस ने किया, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन ने एक्चुअली चांद के ऊपर पैर रखा। 1969 28 जुलाई को ये दिन था जब इंसान ने पहली बार मून के ऊपर पैर रखा, और यही दिन को हम मून लैंडिंग डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। आज का दिन वही दिन है। आज के दिन ही एग्जैक्टली 51 साल पहले अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था। उन्होंने चांद पर पहला कदम रखा तो उनके जो शूज की जो फुटप्रिंट है वो चांद की एकदम बारीक पाउडर जैसी रेत में वो फुटप्रिंट रह गई। और हमारे यहाँ जैसे हम डेजर्ट में जाते हैं, पैर रखते हैं तो फुटप्रिंट बनती है, बट वो फुटप्रिंट तुरंत ही नाबूद हो जाती है, क्योंकि पवन के साथ जो रेत उड़ती है वो निशानों को खत्म कर देती है। मून के ऊपर ना ही हवा है ना ही पवन है, तो वहां अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स ने जो जो भी फुटप्रिंट्स रखी है वो आज भी कायम है, और सदियों लाखों साल तक कायम रहेगी। तब तक कायम रहेगी जब तक वो फुटप्रिंट्स के ऊपर कोई एस्ट्रॉइड आके गिरे नहीं। इसके बाद अपोलो 12 में भी मेन मिशन हुआ। अपोलो 13 में भी 3 एस्ट्रोनॉट गए। हालांकि अपोलो 13 एक महीने में थोड़ा अलग रहा। अपोलो 11 का मिशन सक्सेसफुल रहा। अपोलो 13 was a failure, but very interesting failure, and eventually that failure converted into success. कैसे? जो 3 एस्ट्रोनॉट अपोलो 13 में गए, मून तक पहुंचने से पहले में ही, स्पेस में ही, उनका जो सर्विस मॉड्यूल था, ये जो मिशन होते हैं उसमें 2 मॉड्यूल होते हैं, एक सर्विस मॉड्यूल होता है, एक दूसरा होता है वो लैंडर मॉड्यूल होता है। तो दोनों मॉड्यूल अलग रहते हैं। एक होता है वो मून के आजू बाजू ऑर्बिट में रहता है, जबकि दूसरा मॉड्यूल होता है एक्चुअली मून पे जाता है, एस्ट्रोनॉट बाहर जाते हैं, सैंपल लेके अंदर आते हैं, और फिर वो मॉड्यूल अपने ऑर्बिटर से अगेन जुड़ता है और अर्थ की तरफ वापस आता है। तो ये सर्विस मॉड्यूल में जो एक ऑक्सीजन टैंक रहती है, वो ऑक्सीजन टैंक में ब्लास्ट हुआ, और इसकी वजह से
पूरा मिशन है वो खतरे में आ गया। हालांकि वो जब ब्लास्ट हुआ तब एस्ट्रोनॉट्स को ये भी पता नहीं था कि ब्लास्ट कहाँ कैसे हुआ है। वो लोग कभी चांद पे पहुंचे भी नहीं थे, चांद की तरफ जा रहे थे और उनको रियलाइज हुआ कि अब वो चांद के ऊपर लैंड नहीं कर सकते थे। प्रॉब्लम तो ये था कि अर्थ पे सही सलामत आना उनके लिए चुनौती हो गया था। और वो एस्ट्रोनॉट्स ने और ग्राउंड पर रहे ग्राउंड स्टाफ ने, दोनों ने एक अच्छी तालमेल के साथ बहुत मेहनत करके, हमारी इंडियन लैंग्वेज में बोले तो काफी सारे जुगाड़ लगा के वो एस्ट्रोनॉट्स को कुछ अंदर कुछ नए डिवाइस बनाए, पुराने डिवाइस के साथ छेड़छाड़ की और ऐसा करके पूरा प्लान चेंज करके वो अपोलो 13 मून के ऊपर लैंड तो नहीं किया, बट मून के पीछे से चक्कर काट के वापस अर्थ की तरफ आया और अर्थ के ऊपर लैंड हुआ। तीनों अवकाश यात्री जिनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा अवकाश में गुमनाम हो जाने का, मारे जाने का खतरा था, उसमें से बाहर आके वो आखिर में अर्थ के ऊपर सेफ लैंड हुए। अपोलो 13 का मिशन फेल्यूर येट सक्सेस के तौर पे जाना जाता है। चांद पे कदम नहीं रख पाए अवकाश यात्री, वो फेल्यूर था, बट ऐसी खतरनाक स्थिति में भी वो वापस अर्थ अपने घर तक पहुंच पाए, वो बहुत बड़ा सक्सेस था। अपोलो 13 के ऊपर एक हॉलीवुड मूवी भी बनी है जिसका नाम ही अपोलो 13 है। आप मूवी देखेगा, बहुत बढ़िया मूवी है, जो पूरी पूरी जो क्राइसिस है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो मैं आपको इनवाइट करूंगा, आप मूवी जरूर देखिए अपोलो 13। उसके बाद 14, 15, 16 और 17 चार और अपोलो मिशंस गए जिसमें क्रू जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो चांद पे गए और आखिर में 1972 में अपोलो मिशन बंद कर दिया। तो अमेरिका जो 1969 में चांद पे पहला कदम रखा, उसने तकरीबन 3 साल के बाद ही 5 मिशन भेज के, 5 सक्सेसफुल मिशन भेज के चांद पे इंसानों को भेजना बंद कर दिया। उसी दौरान रशिया ने भी कुछ एफर्ट्स करने के बाद इवेंचुअली मून के ऊपर रशियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का सपना खत्म कर दिया। ये मिशन आखिर में खत्म हुआ ल्यूना 24 के साथ। ल्यूना 24 1976 में इवेंचुअली जो फाइनल मिशन था रशिया का, वो मैन लेस मिशन था, उसमें कोई मैन्ड मिशन नहीं था। वो मिशन चांद पे पहुंच के उसके बाद रशिया ने भी एफर्ट्स खत्म कर दिए। इसके बाद कुछ मिशंस हुए, बट आप देखेंगे 1958 से लेके 1976 तक 18 साल में अमेरिका और रशिया दोनों ने मिलके टोटल 100 के आसपास मिशन किए। 98 to 100 मिशंस 18 साल में किए। आप मान सकते हैं कि दोनों ने मिलके एक साल में 5 सैटेलाइट मून तक भेजे होंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो कुछ अलग टाइप के मिशंस भी हुए जिसको बोलते हैं फ्लाई बाय मिशंस। फ्लाई बाय का मतलब ये होता है कि आप ना तो मून के ऊपर लैंड करते हैं, ना तो मून के आजू बाजू ऑर्बिट में रहते हैं, आप मून के पास से गुजर जाते हैं और उनके पास से गुजरने के दौरान आप उसके कुछ पिक्चर्स लेते हैं। इसको बोलते हैं फ्लाई बाय मिशंस। तो पहले तो ऐसे मिशन हुए कि जिसमें ये फ्लाई बाय मिशंस हुए हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर। हाँ, ओके ओके। तो इससे पहले तो ये फ्लाई बाय मिशंस हुए हैं, बट इसके बाद कुछ मिशंस हुए, जैसे कि जोंड 3 नाम का एक मिशन था, जो मिशन एक्चुअली तो एक डेमोन्स्ट्रेशन था कि मून के ऊपर पहुंचने की बजाय मून के ग्रेविटेशन का और मून की मोशन का फायदा लेके हम हमारे स्पेसक्राफ्ट को ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा गति देके दूसरे ग्रहों की तरफ भेज सकते हैं कि नहीं, जिसका एक एग्जांपल मरीनर 10 नाम का मिशन था। मरीनर 10 एक्चुअली तो वीनस यानी कि शुक्र और मर्क्यूरी यानी कि बुध की तरफ भेजा जाने वाला था। जो हमारे इनर प्लैनेट्स है मर्क्यूरी और वीनस, उनकी तरफ वो सैटेलाइट भेजने वाला था।
बट वहां पे हम अगर सीधा ही सैटेलाइट भेजते तो हमें ज्यादा ही ईंधन यूज करना पड़ता। हमने क्या किया, यहाँ से चांद की तरफ सैटेलाइट को भेजा और उसका गतिपथ ऐसे रखा कि वो चंद्र के गुरुत्वाकर्षण में आके निकल जाए और उस दौरान चंद्र अपनी गति भी उसको प्रदान करे, अपना धक्का भी दे, और उससे वो जो सैटेलाइट जो प्रोब है वो ज्यादा गति पाके दूसरे ग्रहों की तरफ ज्यादा गति से जल्दी पहुंच सके। इसके बारे में मैं बाद में आपको थोड़ा बताऊंगा। तो ये फ्लाई बाय मिशन भी हुए जिसमें Zond 3 वो एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन था कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, और इवेंचुअली मरीनर 10 जो अमेरिकन मिशन था, नासा का मिशन था, उसमें उसका उपयोग किया गया। बाद में ये जो ग्रेविटी असिस्ट मिशंस होते हैं, ये ग्रेविटी असिस्ट मिशन, हालांकि यहाँ पे ये जो मरीनर 10 है वो एक सिंपल फ्लाई बाय मिशन था, उसमें चांद की गति का उपयोग नहीं किया गया था, बट वहां चांद की तरफ जाते जाते चांद के कुछ फोटोग्राफ लिए गए थे। जो चांद की गति का उपयोग है वो बाद में ISEE 3 नाम का एक मिशन था, जो 1982 और 83 में एक कोमेट के ऊपर जाने से पहले 5 बार चंद्र की तरफ जाके उससे गति ली थी, और इवेंचुअली वो एक कॉमेट है 29P जियोकोबिनी ज़ीनर, इसके ऊपर ये गया था। इसके बाद विंड, WMAP, स्टीरियो ए, स्टीरियो बी, और अभी रिसेंटली टेस नाम के जो सैटेलाइट हैं, स्पेस प्रोब हैं, वो चांद की गति का फायदा लेके आउटर स्पेस में अपनी ऑर्बिट में गए हैं, जिसमें ये जो WMAP सैटेलाइट है वो ब्रह्मांड के आदि काल, जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ है उस टाइम के समय का अभ्यास करने के लिए बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, उसका स्टडी करने के लिए WMAP बनाया गया था। स्टीरियो ए और स्टीरियो बी एक्चुअली सन का अभ्यास करने के लिए दो जुड़वा सैटेलाइट थे। इसके नाम ही बताते हैं कि ये स्टीरियोस्कोपिक विजन देने वाले थे। सन को अगर आप अर्थ के ऊपर से देखें तो आपको सन का एक 2 डायमेंशनल पिक्चर दिखेगा, बट नासा ने एक प्लान किया, उन्होंने दो जुड़वा सैटेलाइट बनाए जो सन की तरफ अलग अलग दिशा से भेजे, और अलग अलग दिशा से ये सैटेलाइट ने सन के पिक्चर लेके सन का 3 डायमेंशनल स्टीरियोस्कोपिक पिक्चर हमें दिखाया। तो स्टीरियो ए और बी ये दोनों सैटेलाइट ने भी चांद की गुरुत्वाकर्षण का फायदा लेके सन की तरफ गए। और अभी रिसेंटली एक टेस नाम का सैटेलाइट अर्थ से काफी दूर अपनी ऑर्बिट में है, और ये सैटेलाइट कंटिन्यूअसली ब्रह्मांड में सूर्य के अलावा बाकी तारों की तरफ ग्रहों की शोध कर रहा है। ये सैटेलाइट ने भी चंद्र के गुरुत्वाकर्षण का फायदा लिया। कैसे लिया, यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन से आपको दिखाया है। आप समझिए, यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वो चांद का नहीं, बट मैंने गुरु का दिया है। जैसे कैसिनी या तो वोयेजर नामक जो प्रोब हमने आउटर प्लेनेट पे भेजे थे, उसने इसका कैसे फायदा लिया। ये बीच में जो येलो डॉट है वो सन है, उसके तुरंत नजदीक में जो ग्रह घूम रहा है वो अर्थ है। अर्थ में से एक ये पिंक कलर की लाइन पे जो सैटेलाइट जा रहा है, वो सैटेलाइट जुपिटर की तरफ जा रहा है। उसका गतिपथ ऐसे रखा है कि जुपिटर सैटेलाइट के पास में ही पहुंचे, सैटेलाइट और जुपिटर के एकदम नजदीक में पहुंचे। जुपिटर अपने गुरुत्वाकर्षण से उसकी दिशा भी बदल देगा और उसको ज्यादा गति भी दे देगा, और बाद में वो ज्यादा गति पाके सैटेलाइट फास्ट मोशन करके शनि या तो यूरेनस या नेपच्यून तक पहुंच सकता है। ऐसे हमने वोयेजर 1, 2, पायोनियर्स के 9 और 10 सैटेलाइट्स, और अभी कैसिनी, गैलीलियो, ये सारे सैटेलाइट्स हमने आउटर स्पेस में भेजे। यहाँ पे मैंने एक समरी दी है कि हमने ये स्पेस मिशंस कैसे किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, 1958 से लेके 1976 तक 18 साल में 98 मिशंस हुए हैं। दोनों देश अमेरिका और रशिया ने मिलकर 98 मिशन किए। उसके बाद एक अकाल का पीरियड आया जब चांद को ऑलमोस्ट भुला दिया गया। 1976 के लेके 2007 तक ये 31 ईयर में चांद का स्टडी करने के लिए भेजे गए सिर्फ 4 ही मिशन थे। बाद में पिक्चर बदला। 2007 के बाद आज तक
ऑलमोस्ट 18 मिशन भेजे गए हैं। ये 18 में से 2 इंडियन मिशन है, आप जानते हैं चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2, और 8 चाइनीज मिशन है। चाइना लगातार चांद के पीछे पड़ा हुआ है, मैं नहीं बोलूंगा चांद के पीछे पड़ा है, बट चाइना अपने स्पेस प्रोग्राम को बहुत जोर शोर से लगा रहा है। अभी वो चांद के ऊपर ह्यूमन एस्ट्रोनॉट भेजने के लिए एफर्ट्स कर रहा है, और उनके बाद चाइना का प्रयत्न है दूसरे ग्रहों की तरफ भी भेजना। स्पेस मिशन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसका आप ये भी कंसीक्वेंस देख सकते हैं कि अगले 5 साल में 19 मिशन और जाने वाले हैं, जिसमें इंडिया का चंद्रयान 3 भी भेजा जाने वाला है। अमेरिका ने एक अल्टीमिस करके एक पूरा प्रोग्राम बनाया है। चाइना भी कुछ सैटेलाइट्स भेज रहा है, जापान भी भेजने वाला है, यूरोपियन कंट्रीज भी चांद की तरफ भेजने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, ये शुरू में जो नंबर इतने सारे मिशन भेजे गए, चांद के पीछे लोग पड़ गए थे, वो समझ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और रशिया के पीछे एक दौड़ थी। जब वो दौड़ खत्म हो गई 1969 में, जब आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रख दिया, अमेरिका और रशिया के बीच में वो दौड़ खत्म हो गई, रिजल्ट आ गया, तो उसके बाद चांद में किसी का इंटरेस्ट नहीं रहा, और इसीलिए बहुत कम, ऑलमोस्ट 4 मिशन ही भेजे गए। तो सडनली 2000 के बाद ऐसा क्या हुआ कि हम फिर से हमने चांद को याद कर दिया? रीजन ये है कि 1976 तक का जो मोटिवेशन था, जो कोल्ड वॉर के दौरान जो रेस लगी हुई थी, वो खत्म होने के बाद हमारे पास ऐसी कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे हम चांद पे बड़ी कॉलोनी बना सके, वहां पे एस्ट्रोनॉट्स भेज सके, या तो वहां पे कोई स्पेस स्टेशन चांद के ऊपर या चांद के आजू बाजू बना सके, या तो चांद के ऊपर जो खनिज है, चांद है वो खनिज से भरपूर है, उसका खनन करके अर्थ अर्थ पे ला सके, या उसका स्पेस में ही कोई यूज कर सके। ये सारी कोई पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही थी, तो उसकी वजह से कोई मोटिवेशन नहीं रहा था। बट विथ टाइम हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, बाकी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, और धीरे धीरे हमें लगने लगा कि अब हम स्पेस में और आगे जा सकते हैं। अब हम हमारा घर पृथ्वी को छोड़ के स्पेस में आगे कदम रख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम होता है। एक इंसान चांद पे पहुंचना बड़ी चीज होती है, बट उससे भी बड़ी चीज होती है इंसानों की एक कॉलोनी स्पेस पे या चांद में बनाना। तो ये कदम के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इसी के लिए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सभी कंट्रीज अभी चांद को याद करने लगे हैं। हमें पता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। चांद पे जो पहले पहुंचेगा, स्पेस को वो पहले एक्सप्लोर कर पाएगा। चाइना ने भी इसीलिए चांद के ऊपर काफी सारे मिशन छोड़े हैं। अमेरिका ने फिर से चांद के ऊपर एस्ट्रोनॉट्स भेजने के मिशन शुरू किए हैं, और इंडिया ने भी, इसरो ने भी चंद्रयान 1, 2 और अब 3 भेजेंगे 1 या 2 साल में। तो उसके बाद हम ये मिशंस को आगे बढ़ाएंगे। तो चांद के ऊपर मिशन भेजने के कुछ फायदे, जैसे मैंने बताया कि चांद पे आप एक परमानेंट कॉलोनी बना सकते हैं, और वहां रह के आगे के अवकाश को आप खोल सकते हैं। चांद पे कॉलोनी बनाने के कुछ फायदे हैं, जैसे अगर आप चांद पे एक लॉन्च पैड बना दें, तो चांद का गुरुत्वाकर्षण अर्थ से काफी कम होने से वहां अगर आप एक सैटेलाइट और रॉकेट को लॉन्च करना है तो काफी कम फ्यूल चाहिएगा स्पेस में जाने के लिए। वैसे ही चांद के ऊपर काफी सारे मिनरल्स भी हैं, तो अगर आप कुछ ऐसे मैकेनिज्म वहां पे एस्टैब्लिश कर पाए कि वो रो मिनरल को यूज करके उसमें से एक्चुअली मिनरल्स निकाल के उसका यूज आप करें, तो आप स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी फायदा ले सकते हैं। याद रखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने के लिए, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर जाने, बाहर तो मैं नहीं कहूंगा, वी ऑल आर ऑलवेज इन अर्थ ग्रेविटेशन, बट गुरुत्वाकर्षण से ऊपर जाने के लिए, स्पेस में जाने के लिए 1 किलोग्राम मटेरियल को स्पेस में भेजने के लिए सैकड़ों किलोग्राम या तो हजारों किलोग्राम फ्यूल की जरूरत पड़ती है। पूरे रॉकेट के टोटल वेट का बेरली 1% वेट ही स्पेस
प्रोब का, सैटेलाइट का होता है। 99% तो फ्यूल और रॉकेट का वेट सिर्फ अर्थ के एटमॉस्फेयर, अर्थ के ग्रेविटेशन के ऊपर जाने के लिए ही होता है। अगर हम चांद पे ये लॉन्च पैड बनाए तो चांद से स्पेस में बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। वैसे ही जैसे अगर हम चांद पे ग्रेविटी बहुत कम होने से कुछ चीजों का प्रोडक्शन भी बहुत इफेक्टिवली, एफिशिएंटली कर सकते हैं। चांद के ऊपर हम टेलीस्कोप, बड़े टेलीस्कोप बना के चांद के ऊपर जो एटमॉस्फेयर ना होने का फायदा ले सकते हैं। अर्थ के ऊपर जो टेलीस्कोप है उसका विजन हमारा एटमॉस्फेयर और उसके जो ब्लरिंग्स हैं वो काफी खराब कर देते हैं। चांद के ऊपर अगर हम कोई स्पेस ऑब्जर्वेटरी बनाए तो वो काफी एफिशिएंट रह सकती है। तो काफी सारे फायदे होने की वजह से हमने चांद को फिर से याद किया है, क्योंकि हम स्पेस में और आगे जाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा हमारे इंडियन एफर्ट्स का। आपको पता है कि 2008 में हमने चंद्रयान 1 भेजा था और अभी रिसेंटली हमने चंद्रयान 2 भेजा है। चंद्रयान 1 में मेनली ऑर्बिटर था, जो ऑर्बिटर ने एक इम्पैक्ट को भी चांद के ऊपर गिराया था। जो मून इम्पैक्टर था वो चांद के ऊपर सक्सेसफुली गिरा। उसने वहां से कुछ मिनरल्स को वहां के स्पेस में भी उड़ाया और उसके हमने पिक्चर्स भी ली। तो चंद्रयान 1 वाज कंप्लीट सक्सेसफुल मिशन। चंद्रयान 2 का 2 पार्ट थे। जो आप नीचे का पार्ट देख रहे हैं वो ऑर्बिटर है और जो ऊपर का ब्लूइश पार्ट देख रहे हैं वो लैंडर है। तो विक्रम लैंडर था और उसके अंदर एक रोवर भी था, प्रज्ञान रोवर भी था, जो चांद के ऊपर रोबोटिक व्हीकल चलने वाला था। चंद्रयान 2 मून की ऑर्बिट में तो सक्सेसफुली पहुंच गया। विक्रम लैंडर को भी उसने सक्सेसफुली इजेक्ट किया। विक्रम लैंडर काफी टाइम तक अपने एक्सपेक्टेड ऑर्बिट में ही, ट्रेजेक्टरी पे ही गया, बट इवेंचुअली लास्ट कुछ मिनटों में उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ, जो बाद में इसरो ने आइडेंटिफाई किया कि कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से वो प्रॉब्लम हुआ और उसकी वजह से वो सॉफ्ट लैंडिंग करने की बजाय हार्ड लैंड किया और वो यूजफुल नहीं रहा। उसके तुरंत बाद इसरो ने डिसाइड किया कि हम चंद्रयान 3 भेजेंगे और फिर से प्रयत्न करेंगे चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए, जो अभी 1922 में होपफुली लॉन्च होगा। चांद पे हम कैसे जाते हैं उसका भी एक तरीका है। अपोलो मिशन अर्थ के ऊपर से सीधे ही चांद के ऊपर गए। हमने एक दूसरा रास्ता लिया। यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया, ये जो सेंटर में है ये ब्लू अर्थ है। जब रॉकेट ने चंद्रयान 1 या तो चंद्रयान 2 को, दोनों का सिमिलर स्ट्रेटेजी था, ऑर्बिट ट्रेजेक्टरी सेम थी, उसने अर्थ के आजू बाजू एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमना शुरू किया और धीरे धीरे वो अपनी ऑर्बिट की इलिप्टिसिटी बढ़ाता गया, लंबगोल कक्षा को और लंबगोल बनाता गया और इवेंचुअली उसने इतना लंबगोल बना दिया कि वो लंबगोल कक्षा का एक सिरा मून तक पहुंच पाए। वो पूरा ऑर्बिट ऐसे प्लान किया था कि जब सैटेलाइट मून की कक्षा की तरफ पहुंचे तब मून भी वहां पे पहुंच जाए और मून अपने गुरुत्वाकर्षण में वो सैटेलाइट को कैप्चर कर ले। तो ये जो ल्यूनार ऑर्बिट में सैटेलाइट जाएगा उसके आजू बाजू वो फिर मून के आजू बाजू में ही उसकी कक्षा में घूमेगा। आपने देखा कि ये मून के आजू बाजू फिर मून की कक्षा में वो घूमने लगा और मून के आजू बाजू चला गया। यहाँ पे आप मून के नजरिए से देखेंगे, ये जो सेंटर में जो येलो जो ग्रीनिश ऑब्जेक्ट है वो मून है। सैटेलाइट है वो अर्थ की तरफ से आया, आप फिर से देखेंगे, सैटेलाइट मून की तरफ से आया, बड़ी लंबगोल कक्षा में था, धीरे धीरे अपनी कक्षा वर्तुलाकार करता गया, मून की नजदीक जाता गया और इवेंचुअली वो मून के नजदीक एक बहुत ही क्लोज बाय 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में चला गया और वहां से उसने मून का अध्ययन किया। तो ये मेथड से हमने चंद्रयान 1 और 2 भेजे हैं। चंद्रयान 3 भी हम ऐसे ही मून की तरफ भेजेंगे। इसी के साथ में मेरा व्याख्यान यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।
हेलो। यस सर, थैंक यू सर। या सर हम लोग पूछेंगे अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो। श्योर। एनी क्वेश्चन सर? हेलो सर। हाँ यस प्लीज। यस यस बोलिए। हमने सुना है कि चाइना वाले अपना खुद का चांद बना रहे। अपना खुद का चांद बना रहे। ओके। वो बात सही? चांद बनाना यानी क्या, वो हमें समझना चाहिए। अगर एक्चुअल चांद की आप बात करें तो वो तो इतना बड़ा है, अर्थ से काफी छोटा होने के बावजूद इतना बड़ा है कि इंसान उसको नहीं बना सकता है। तो चांद बना रहा है का मतलब क्या है, आप क्या आपने समझा? ये भरत, ये का एसी बंद कर दे। वो अपना पूरा देश चमकाना चाहता है रात में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना ने चांद की तरफ नजरें जमाए हुए हैं और वो चांद के ऊपर काफी सारे सैटेलाइट्स भेज रहा है जैसे मैंने बताया, बट खुद का चांद बना रहा है या सारी पॉपुलेशन को वहां पे भेजना है, ऐसा कोई इमीडिएट प्लान है नहीं। और चांद के ऊपर जिंदा रहना भी एक चुनौती है, उसको प्रूव करने के लिए हमें सालों लग जाएंगे। आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू, दैट इज प्रोबेबली नहीं। और कोई क्वेश्चन? एनी अदर? हेलो। हाँ यस प्लीज। हाँ यस सर। Good evening, sir. Sir, I have heard that moon is moving by 1 inch far away from Earth. Is it correct every year? Yeah, that's true, that's very true. It is indeed more than 1 inch. जो अपोलो मिशन गए थे उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे उन्होंने ही चांद पे एक स्पेसिफिक टाइप के मिरर रखे थे। वो मिरर ऐसे होते हैं कि उसके ऊपर कोई भी डायरेक्शन से उसके ऊपर लेसर आएगा तो उसको रिफ्लेक्ट करेगा सेम डायरेक्शन में। तो हम आज भी अर्थ के ऊपर से फ्रीक्वेंटली मून के ऊपर वो मिरर के ऊपर लेसर भेजते हैं, वो लेसर रिफ्लेक्ट होके अगेन अर्थ की तरफ ही आते हैं और लेसर बीम को जाके वापस आने में जो टाइम डिले लगता है उसको एक्यूरेटली एटॉमिक क्लॉक से मेजर करके हम दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। और वो डिस्टेंस कंटिन्यूअसली मेजर करके हमने पाया है कि चांद है एवरी ईयर 4 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। एवरी ईयर 4 सेंटीमीटर। इतना ही नहीं, वो दूर जाने से साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में मैं बताऊं तो एक एंगुलर मोमेंटम होता है सिस्टम का, अर्थ मून सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम है, वो कंजर्व होना चाहिए। तो वो कंजर्व करने के लिए अर्थ भी थोड़ी स्लो घूम रही है। तो ये एक दूसरे के कंसीक्वेंस है। हमारा दिन, हम जो 24 घंटे का दिन बोलते हैं वो प्रिसाइजली 24 घंटे नहीं है, उसमें नैनो सेकंड, वेरी 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 टाइनी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड का फ्लक्चुएशन होता है। तो धीरे धीरे हमारा दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है। आज से लाखों साल बाद शायद 24 की बजाय, लाखों साल बाद, याद रखिए 1-2 साल की बात नहीं कर रहा, लाखों साल बाद अर्थ का दिन 24 की बजाय 25 घंटे का हो जाएगा। और हमारे पास कुछ ऐसे भी एविडेंस है कि पास्ट में अर्थ का जो रोटेशन पीरियड था वो 24 से कम था। तो हमारा दिन पास्ट में करोड़ों साल पहले छोटा ही था। तो अर्थ का रोटेशन स्लो हो रहा है और मून दूर जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। और इनका जो जुड़ाव है वो टाइड्स, भरती ओट की वजह से होता है। तो ये सही है। Thank you, sir. Thank you very much. एनी अदर क्वेश्चन? आपको कुछ पूछना है? सर मैंने एक क्वेश्चन रिसीव किया है चैट में। यस प्लीज। With meteors hitting its surface regularly, how safe will be human habitat colony on moon? Yeah, that's actually a concern. हम मून पे कुछ भी एस्टैब्लिश करेंगे तो उसके ऊपर एस्ट्रॉइड अटैक होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है जो अर्थ के ऊपर नहीं है, एंड वी येट डोंट नो हाउ टू कॉप अप विद दैट। इवन अर्थ के ऊपर भी बड़े एस्ट्रॉइड का खतरा तो है ही, बट हमें पता है कि अगले सालों तक ऐसा कोई एस्ट्रॉइड अर्थ पे नहीं आने वाला है, बड़ा एस्ट्रॉइड।
बट मून पे अगर हम कुछ भी बनाएंगे तो उसके ऊपर ये खतरा रहेगा ही। तो कुछ भी मून के ऊपर परमानेंट कॉलोनी एस्टैब्लिश करने से पहले हमें ये चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। इसके कुछ प्लान ऐसे किए गए हैं कि हम एस्ट्रॉइड हिट को तो रोक नहीं पाएंगे, रोक ना भी पाएंगे। सी देयर आर चांसेस कि एस्ट्रॉइड हिट को भी आप रोकने के प्रयत्न कर सके, जो आजकल एफर्ट्स उस डायरेक्शन में लगाए जा रहे हैं। दूसरी एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप उसको प्रेडिक्ट कीजिए। अगर कोई एस्ट्रॉइड, बड़ा एस्ट्रॉइड मून की तरफ आ रहा है तो आप उसको पहले से प्रेडिक्ट कर लीजिए, महीनों पहले से प्रेडिक्ट कर लीजिए, और जो रीजन में वो फॉल हो रहा है वो पूरी पॉपुलेशन को वहां से मूव करके दूसरे मून के रीजन में पहुंचा दीजिए जहां पे वो इम्पैक्ट का कुछ इम्प्लीकेशन ना होने वाला हो। तो ये सारी चीजें डिस्कस हो रही है, बट मैंने जैसे बताया अभी भी मून पे ऊपर या तो स्पेस में कॉलोनी एस्टैब्लिश करने से हम थोड़ा दूर हैं। Yes, sir. Thank you, sir. Any other question? I think somebody is asking, but his mic Sir. is. शास्त्री सर, आपका माइक ऑन कीजिए सर, म्यूट है सर आप। Yes. Now you can hear. Yeah. Yes, now sir. we Yes. can. Sir, I want to ask about the availability of water in any form on moon. Yeah. Many So- times we hear about the availability of water on moon, but we just hear. Yes. No So yes, further no, detail. it's a good question. We have now very concrete, strong evidence of existence of water on the moon. तो मून के ऊपर वाटर इमीडिएटली सरफेस पे लिक्विड फॉर्म में नहीं है। जैसे अर्थ के ऊपर ओशन या तो रिवर्स हैं, ऐसा कोई ओशन मून के ऊपर नहीं है। बट पहले हमने एविडेंसेस लिए कि मून के ऊपर वाटर मोलेक्यूल्स हैं, H2O मोलेक्यूल्स मून की सरफेस के ऊपर हैं, बिखरे हुए हैं। दूसरा हमने एविडेंस पाया, इवन इंडियन स्पेस प्रोब्स ने वाटर मोलेक्यूल्स वहां पे ढूंढे, और उसके बाद हमने पाया कि जो पोलर रीजियंस हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मून के हैं, जहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पहुंचती हैं, वहां पे कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे सूर्य की किरणें पहुंच नहीं सकती हैं। वो रीजन होते हैं शेडो रीजन बोलते हैं। वहां पे कोई क्रेटर है तो उसकी जो दीवार बनेगी वो दीवार का शेडो बनेगा, वो शेडो में कभी सनलाइट नहीं पहुंचेगी। तो ऐसे कुछ परमानेंटली शेडो रीजन में आइस फॉर्म में भी वाटर पाया गया है। तो मून के ऊपर आइस फॉर्म में भी वाटर है, और रिसेंटली कुछ एविडेंस मिले हैं कि मून की सतह के नीचे बड़े वाटर रिजर्वेयर हो सकते हैं। ऐसे कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस मिले हैं। तो डेफिनेटली मून के ऊपर पानी प्रचुर मात्रा में तो नहीं है, बट पानी का अस्तित्व है। कितना है, कौन से फॉर्म में है, वो अभी हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। थैंक यू। Thank you. Thank you. Any other question? या आप लोग चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या डायरेक्टली भी पूछ Yes, sir. सकते हैं। आई थिंक सर कोई क्वेश्चन नहीं है, शायद हम लोग कंक्लूड कर दे सर। Yeah. सर थैंक यू सो मच सर, सच ए इन्फॉर्मेटिव वंडरफुल सेशन सर। धन्यवाद सर आपका, आपने बिजी my शेड्यूल pleasure. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सर, थैंक यू Thank you. Thank you very much. थैंक यू सर।